Hello everyone, I Smriti Anand welcome you to this very special book launch event of the book सीमाओं को पार करना, authored by Mr. R.K. Singh and published by our very own Adhan Books publication. And I wish you a very good evening. Before we move ahead with the session, can I please get a confirmation if I'm audible or not? सो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उसका नाम है सीमाओं को पार करना, अपने सपनों को हासिल करने की यात्रा। ये एक ऐसी किताब है जो ना सिर्फ आपको प्रेरित करेगी अपनी हदों से पार जाकर सपने देखने के लिए, बल्कि उन सीमाओं पर सवाल उठाने को भी उकसाएगी जो आपने अपने चारों तरफ बना रखी। यूजुअली कौन तय करता है कि हमारे सपने कितने बड़े होने चाहिए? हमारे मौजूदा हालात, राइट? पर वो तो कभी भी बदल सकते हैं। तो आपके सपने देखने और पूरा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इरादों, कोशिशों और अपने माइंडसेट पर रिलाई करना चाहिए। ऐसा हमारे ऑथर का मानना है। हमारे ऑथर राजेश सिंह जी इस किताब के जरिए आप तक एक सोच को पहुंचाना चाहते हैं जो आपको रिस्क से डरने के बजाय उन्हें फेस करने की प्रेरणा देगी। हमारे लेखक का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके पिता वायुसेना में कार्यरत थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में हुई। एक कॉन्जर्वेटिव फैमिली से होने के बावजूद उन्होंने अपनी फिजिकल रियलिटी से ऊपर उठने की हिम्मत की और नतीजा आप सबके सामने है। एक पब्लिश्ड ऑथर होना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये आपकी मौजूदगी ही बता रही है। उन्होंने 10 साल तक एक शिक्षक के तौर पर नौकरी की और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का स्कूल शुरू किया। वो अभी भी बच्चों को शिक्षा देते आ रहे हैं। तो बिना देर किए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के एस्टीम्ड गेस्ट और ऑथर मिस्टर R.K. सिंह जी को, ताकि हम आज के इवेंट को आगे बढ़ा सकें। राजेश जी, नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो राजेश जी बताइए, आज के बुक लॉन्च को लेकर कैसा फील हो? मैडम बहुत ही अच्छा लग रहा है और थैंक्स टू द अध्ययन बुक्स जिसने ये मंच मुझे दिया बुक लिखने का और बुक लॉन्च करने का। और थोड़ा सा नर्वसनेस भी फील हो रही है क्योंकि फर्स्ट बुक है, और लेकिन अध्ययन बुक्स का रियली मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा जिसने मुझे ये हिम्मत दी इस प्लेटफॉर्म पर आने का और बुक लिखने की। इट्स रियली नाइस कि आपको अच्छा लग रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये एक्सपीरियंस रिमार्केबल हो और आपका मेमोरेबल हो। तो सर, यूजुअली ऐसा होता है कि एक लेखक का दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग सा होता है, और लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि राजेश जी आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं? तो दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, एज ए ऑथर अगर मैं अपने आप को जज करने की कोशिश करूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, एज ए ऑथर में जो भी ऑथर है उनको मैं एक एज ए टॉर्च बेरर के रूप में देखता हूं जो अपना एक्सपीरियंस बुक के माध्यम से शेयर करते हैं, और टॉर्च की जो रोशनी होती है वो उनका एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस के लाइट में जो भी रीडर्स हैं, जो भी उनसे इन्फ्लुएंस होके अपने लिए रास्ता आसान कर सकते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि समझदार वो होता है जो गलतियां करके सीखता और आगे बढ़ता है, लेकिन ज्यादा समझदार मुझे वो लगता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और आगे बढ़े। और ऑथर वो एक है उसको कि ऑथर ने जो गलतियां की हैं, जो उसके एक्सपीरियंस है वो उसकी बुक में है, उससे ऑथर की गलतियों से, उसके एक्सपीरियंस से सीख के आगे जल्दी बढ़ सकता है। तो एज ए ऑथर मैं सभी ऑथर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वो एज ए टॉर्च बियर एक्ट करते हैं और ऐसे ही करते रहे। बिल्कुल सर, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी कैसी रही है अब तक, और उसमें जी। हाँ, आपने बताइए, जैसे मेरा बैकग्राउंड फौजी परिवार का रहा है, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मेरी स्कूलिंग थ्रू अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से हुई है केवी के थ्रू। और जब 12th तक जो केवी में पढ़े उसके बाद फिर हमें हमारे पिताजी ने हॉस्टल में डाल दिया, तो ऑलमोस्ट 11 साल मैंने हॉस्टल में बिताए। वो एक बहुत ही, कहता हूँ, हॉस्टल में
मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है हॉस्टल में सभी को कुछ टाइम गुजारना चाहिए। वो आपको डिसीजन लेना सिखाता है, और जो वहाँ एक्सपीरियंस होता है वो आपको लाइफ को बहुत आगे लेके जाता है। उसके बाद हॉस्टल में जब 12th के बाद हॉस्टल में हमें जोधपुर में, राजस्थान, वहाँ पे रहे, और वही मेरी कर्म भूमि बन गई। वहीं से मैंने मेरी ग्रेजुएशन पूरी की, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की, बीएड किया, और वहीं पे मैंने मतलब कर्मस्थली वहीं पे जॉब भी की, और फिर वहीं पे मेरा स्कूल भी आज चल रहा है। उसके बाद आज मेरे परिवार में फादर साहब तो नहीं है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनकी गाइडेंस आज भी मेरे साथ काम कर रही है। और मेरी पर्सनल फैमिली, मेरी मदर हैं अभी, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ हैं। बड़ा बच्चा जो है वो 12th में है, छोटी बच्ची है वो 10th में है, और उनकी भी गाइडेंस हमारे थ्रू चल रही है, और आगे भी कोशिश है कि सही रास्ते पे चलते रहें। दैट्स ऑसम सर। बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी ऑथर को एक पर्सनल तौर पर भी जान पाना। तो मैं आगे ये जानना चाहूँगी कि जब हम फिर किसी भी आइडिया को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसके वहाँ जब वो आइडिया कंसीव करते हैं, उसके बाद से लेकर के उसके मटेरियलाइज होने तक का सफ़र बहुत ही ओवरवेलमिंग और एक टर्निंग पॉइंट सा साबित होता है। तो एक ऑथर बनने का एहसास कैसा है? ऑथर बनने का एहसास होना बहुत ही मतलब कैसा ऑसम है, और मतलब मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जिससे मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है बीइंग एन ऑथर। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ऑथर की पूरी एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ को अपनी किताब में लगा देता है। उसकी एक किताब को तैयार करने में हो सकता है कि बहुत टाइम लगे, कई ऑथर्स ऐसे हैं जो 2-3 साल लगा देते हैं एक किताब को लिखने में, लेकिन जी, आम पब्लिक को उससे फायदा ये है कि ऑथर का 2-3 साल लगा है, लेकिन वही चीज वो आप 2 दिन में या 3 दिन में पढ़कर आप हासिल कर सकते हैं। उस ऑथर ने आपका काम आसान कर दिया है लर्निंग के लिए, और उस लर्निंग से आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग है एज एन ऑथर। बिल्कुल सर। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, आप अपनी जर्नी में जब कोई एक माइलस्टोन हासिल करते हैं, तो आपका खुद का तो आपकी दुनिया आपके दिमाग के अंदर तो वो ऑलरेडी थी, जो सामने आपके एस्टैब्लिश हो गई है। लेकिन आपके आस-पास के लोगों का नज़रिया भी आपको लेकर बदलता है, फिर उनका व्यवहार भी बदलता है। तो आपने कोई ऐसा चेंज देखा अपने आस-पास रिश्तेदारों, दोस्तों में या अजनबियों में इस ऑथरशिप के बाद? इस ऑथरशिप में एज सच बहुत ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस तो नहीं देखे। हाँ, लोगों को ये जरूर एहसास हुआ कि मतलब कि मेरे अंदर फीलिंग्स क्या थी, जो कि इन जनरल इन टॉकिंग अगर किसी से हम बात करते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने नहीं आ पाती है। और जब हम किताब लिखते हैं तो हमारे अंदर जो भी होता है वो चीज़ हम एक्सप्रेस कर पाते हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के। कि एक चैप्टर भी है मेरी किताब में, लोग क्या कहेंगे। जब आप लिखते हैं तो इस बात की चिंता खत्म हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे। आप जो फील करते हैं वो लिखते हैं, और वही एक्चुअली लिखना भी चाहिए, जिससे लोगों को एक क्लियर कट मैसेज जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं, और समाज से क्या चाहते हैं, और समाज को अगर चेंज करना है तो किस एस्पेक्ट पे काम करें जिससे एक सोसाइटी में चेंजेस लाए जा सके। जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि जब हम लिखते हैं तो ये चिंता मिट जाती है कि लोग क्या कहेंगे। हम बस कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट ऑथेंटिक सेल्फ रहें लिखते वक़्त। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये शायद आपकी पहली किताब है? बिल्कुल मैडम। जी, सो व्हाई दिस आइडिया ओनली? व्हाई रिस्क टेकिंग एंड व्हाई सीमाओं के पार? ये मैडम, ये जो मेरा आइडिया मेरे दिमाग में आया बुक लिखने का, और ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे एक स्टार्टिंग से हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली में कह लीजिए कि एक जब बच्चा का जन्म होता है तो उसको इसी माइंडसेट से तैयार किया जाता है कि उसको पढ़ाई लिखाई करनी है, फिर कंपटीशन फाइट करना है, फिर जॉब करना है, और फिर जॉब करने के बाद वो फिर भगवान के पास चला जाएगा, जिसको मैं KPMG भी कहता हूँ, खाया पिया मर गया। कि दुनिया में आए, खाया पिया और चले गए यहाँ से। ठीक है, तो
मैंने मेरी खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती कह लीजिए या फिर भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए कि मैं उस माइंडसेट से काफी हद तक बाहर निकलने की कोशिश की और निकल भी पाया। और किताब लिखने की जहाँ तक बात है, जब कोविड आया 2020 में, तब मैंने जब लोगों की सफरिंग्स देखी, इतना लोग इतने किलोमीटर्स पैदल चलना और फाइनेंशियल सफरिंग्स, देन आई रियलाइज्ड कि मतलब लोगों के पास कम से कम एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, लेकिन सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप करने के लिए आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट इन द सेंस आपको रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए और वो चीज़ डेवलप की जा सकती है। हाँ, आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, छोटा रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े काम हुए वो रिस्क लेकर ही हुए, नहीं तो आप सिर्फ जिंदगी जी सकते हैं। जीना एक चीज है और आपको लाइफ को एंजॉय करना अलग चीज है। तो अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है अच्छे से, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे अगर एक बंद भी हो जाए तो आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आता रहे। तो यही चीज मेरे को उस समय बहुत स्ट्राइक की थी। देन आई रियलाइज कि जो मेरे जहन में है उसको मैं बाहर निकालूं और किताबों के फॉर्म में उसको रखूं मैं सामने लोगों, जिससे लोग उसको पढ़ें। और कुछ, अगर मैं तो कहता हूँ अगर मेरी किताब से अगर एक बंदा भी कुछ कर गया तो मेरी लाइफ सफल है। तो जी बिल्कुल। किताब लिखने का आइडिया वहीं से आया मेरे को। बहुत ही नेक ख्याल है आपके, जिससे कि ये किताब उपजी है और आशा है कि बहुत दूर तक जाए, जहाँ तक जिन लोगों को पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचे। तो आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूँगी, वो है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो जो हमारी किताब होती है वो अपने आप में ही सार्थकता का प्रमाण है, एक लेखक की सार्थकता का प्रमाण है। पर उसके अलावा वो किन तक पहुंच रही है, किसकी जिंदगी बदल रही है, या किसके थॉट प्रोसेस को जाकर के ऑल्टर कर रही है, इस पे भी होता है कि कोई किताब कितनी सार्थक हो पाई है। तो कोई ऐसे रीडर का रिस्पॉन्स आपको आया है जो आपको लगा हो कि आपको ओवरवेलम कर गया हो कि यही तो चाहिए था? रीडर्स का कैसा रिस्पॉन्स है सर किताब को लेकर? कुछ रीडर्स हैं जिन्होंने मेरे को अच्छा पर्सनली मैसेज किया था, और उनका मतलब दो तीन चीज़ें जो मैंने मेरी किताब में डिस्कस की हैं, वो पढ़ के उनको मतलब रियली फील हुआ कि मतलब ये चीज़ हम मतलब सोशल स्टिग्मा की वजह से हम कर ही नहीं पाते हैं। एक तो सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे, इस डर के वजह से कि कोई नया इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते हैं। तो ये उनको ये लगा कि इसमें अगर काम किया जाए, मैं तो कहता हूँ मैंने 7 टॉपिक्स कवर किए हैं, उसमें से अगर एक भी टॉपिक आपने किसी ने भी पकड़ लिया एंड उसको अगर अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर ली तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को लोग क्या कहेंगे इस बात पे बहुत ही थैंक्स कहा कि मतलब ये एक चीज है जिसपे मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दो इंस्टेंसेस बताए जहाँ पे उनको कुछ करना था, लेकिन इस डर से वो उन्होंने वो नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे या मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे या मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये चीज उन्होंने मेरे को जरूर बताई। जी बिल्कुल। हमारे बहुत सारे डिसीजंस पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल सब में लोग क्या कहेंगे बहुत अहम रोल प्ले करता आ रहा है, जो कि एक हद तक करना चाहिए, बट मेरे ख्याल से भी उसमें हमारी प्राइमरी ग्राउंडिंग जो है वो हमारी अपनी होनी चाहिए। प्राइमरी बेसिस किसी भी डिसीजन का हमारा अपना होना चाहिए कि हमारी ट्रू कॉलिंग क्या है। तो आपकी किताब एक जो हम रिस्क लेने से डरते हैं उसके बारे में भी बात करती है कि रिस्क से इश्क, बहुत ही क्वर्की टाइटल भी है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपने वेंचर्स जब कोई चीज शुरू करते हैं तो रिस्क रिस्क टेकिंग में जो पीछे उसके जो डर होता है कि व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ दिस गोज बैड रॉन्ग, तो उससे आप कैसे टैकल करते हैं? और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को जैसे भी आपने डेवलप किया उसने आपकी लाइफ में क्या ऐसे सब्सटैंशियल चेंजेस लाए जो कि आप रिस्क नहीं लेते तो नहीं आता? ताकि मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ आपके एग्जाम्पल के जरिए कि आपने जो लिखा है वो सच में आपकी अपनी जीवनी का सार है। जी सर। रिस्क से इश्क, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना। और ये एक्चुअल में ये जो एक डायलॉग है एक वेब सीरीज का 1992 का, आपका हर्षद मेहता स्कैम आया था, उसमें हर्षद मेहता का ये डायलॉग है, रिस्क से इश्क। ओके। तो डायलॉग उनका था, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है।
होता क्या है कि रिस्क जब भी हम लेते हैं तो सबसे पहले डर हमारे अंदर पैदा होता है। अब डर से दो ही चीज हो सकती है, या फिर आप वो कदम लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे डर की वजह से 90% लोग तो वो पहला स्टेप ही नहीं ले पाते जो उन्हें लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता फील होता है कि डर को हमें अपना ड्राइविंग फोर्स बनाना है। ठीक है, जो हमारा कार जब चलाते हैं तो ड्राइवर जो फ्रंट सीट पे बैठा होता है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स, हमारा डर ही होना चाहिए। हमें इस बात का डर होना चाहिए कि हमें फेल हो गए तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमें उससे पाँव नहीं खींचना, हमें गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ानी है। तो अगर आपको रिस्क से डर लगता है तो आप छोटे रिस्क लीजिए जहाँ पे आपका फाइनेंशियल या जो भी आपके नुकसान होने वाली चीजें वो कंट्रोल्ड हो। लाइक अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो उसमें एक स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। हम अपना रिस्क डिफाइन कर लेते हैं पहले, डर हम अपना डिफाइन कर लेते हैं पहले कि अगर मैंने 100 रुपए लगाया, अगर वो आगे बढ़ गया 100 का 120 हो गया, देन वेल एंड गुड, हमने अर्न किया। अगर स्टॉक का प्राइस अगर 100 का 80 हो गया तो हमारा डर वहां पे काम करेगा और हमें स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं जिससे वहां से हम अपने स्टॉक्स उस ट्रेड से हम बाहर निकल जाए। तो हमें अपने डर को कंट्रोल करना और डर को हमें ड्राइविंग फोर्स बनाते हुए हमें अपना स्टॉप लॉस यूज करना है जिससे हमारी रिस्क जो है कंट्रोल हो। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए आप। ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपए है तो सारा का सारा 1 लाख रुपए मुझे कोई भी वेंचर स्टार्ट करो तो 1 लाख रुपए लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। हम 1 लाख की जगह 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटी शुरुआत छोटी करिए आप। ठीक है, छोटी शुरुआत करिए, उस छोटी शुरुआत को धीरे 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 बढ़ाते रहिए। लेकिन आप एक साथ 1 लाख रुपए लगाएंगे और सपोज, क्योंकि सर्वे भी ये कहता है कि हमारा जितने भी नए वेंचर स्टार्ट होते हैं उसमें से 90% फेल होते हैं फर्स्ट 3 इयर्स में। दैट मीन्स फेलियर्स तो है ही वहां पे, लेकिन फेलियर्स के डर से अगर हमने वो स्टेप नहीं लिए तो हमें क्या पता, फ्यूचर में हमें नहीं पता क्या होने वाला है। अगर हम 10% में से हों तो क्या होगा वो हमें नहीं पता। हम 90% में हैं, 10% में हमें नहीं पता। वो पता तभी चलेगा जब हम रिस्क लेंगे, और हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। हमें पूरा का पूरा पूंजी या फाइनेंस जो है हमारे सपोर्ट में है वो चीज नहीं लगानी। तो हमें छोटे रिस्क, हमें अपने डर को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे रिस्क लीजिए जिसमें अगर वो वेंचर फेल भी होता है तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़े। एक फेल हो गया, नेक्स्ट फेल। और ऐसा भी कहा जाता है कि 10 वेंचर्स आप करते हो तो उसमें से 9 फेल होंगे। अब वो जो एक वेंचर आपका सक्सेसफुल होगा वो फर्स्ट होगा या लास्ट होगा ये किसी को नहीं पता। अगर फर्स्ट हो गया तो वो सभी की किस्मत नहीं होती, लेकिन कई बार होता है कि 9th स्टेप तक जाते जाते आदमी हार जाता है, जबकि 10th स्टेज में आपके पास सक्सेस लिखी होती है। लेकिन उतना आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए कि 9th स्टेज तक आप चल सके। तो इसलिए जब रिस्क लेना है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। और जिस भी फील्ड में चाह रहे हैं तो उसमें ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हुई है जो आपके माइंडसेट को मैच करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत एसोसिएट हुई जो आपको डिस्करेज करे। तो रिस्क से इश्क होना जरूरी है। विदाउट दैट इश्क आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अपने डर को अपना ड्राइविंग फोर्स बनाना है, उससे हमें डर के भागना नहीं है। डर हमारा ड्राइविंग फोर्स बनाते हैं। डी फॉर डर है और डी फॉर ड्राइविंग फोर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें सक्सेस दिलाएगा। तो ये चीज हमें अपने जहन में रखनी है। बहुत उम्दा सोच है सर, मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैंने वैसे आपकी बुक पढ़ी थी, बट आपके पर्सनली इंसाइट्स आपसे डायरेक्टली सुन करके और भी अच्छा लग रहा है। तो आपने आपने बुक में थॉमस अल्वा एडिसन का भी ये दिया है, एग्जाम्पल दिया है। हाँ जी, जैसे जी 100 फेल, आई डिस्कवर्ड 100 ways दैट इट विल फेल और दैट इट वोंट वर्क। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। और जैसे कि हम आप एज अ ऑथर तो हमने बात कर ली, इसके अलावा जब हम बचपन से बड़े हो रहे होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप हॉस्टल लाइफ आपने जी, तो बचपन से एक बुक्स के साथ एक रिश्ता होता है हर इंसान का, हर स्टूडेंट का खास करके। तो बुक्स से ग्रोइंग अप कैसा रिश्ता रहा आपका, और एज एन ऑथर उस रिश्ते ने कैसे हेल्प किया उस जर्नी में?
और लिखने और पढ़ने का तो शौक मैडम मेरे को काफ़ी स्टूडेंट लाइफ से ही था। आई रिमेम्बर कि 11th-12th में जब हम थे, मैं था स्पेशली, तो कुछ पोएम्स वगैरह मैं लिखता था और मेरी डायरी मेंटेन होती थी। मेरी डेली रूटीन्स मैं लिखता था उसमें, और आज भी वो डायरी है। मेरे फैमिली मेंबर्स पढ़ते तो दे जनरली लाफ कि मतलब आप क्या क्या करते थे, मतलब डेली रूटीन स्टूडेंट्स की आप जानते हैं क्या होता है। तो डेली रूटीन्स में लिखता था डायरी में, और आज भी वो है। तो लिखने की हैबिट वहीं पे थी, वहाँ से थी स्टूडेंट लाइफ से ही। बट कहीं ना कहीं बीच में जब आदमी ग्रो होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, और जीवन के चक्र को चलाने के लिए आप इतने बिजी हो जाते हो कि फिर अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो 20-30 साल बीच में मेरे रहे, उसमें अपने लिए टाइम निकालना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया था। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे कोविड में मिली। अब बेसिकली हम एजुकेशन से, तो उस समय एजुकेशन सेक्टर बहुत ही मतलब बंद पड़ा था, तो उस समय ये सब चीजें करने की और सोचने के लिए हमें टाइम मिला। तब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, वापस मैं मेरे जो शौक थे उसको वापस इम्बाइब किया जाए, उसको वापस उभारा जाए और उस पर काम किया जाए। तो एक लिखने की हैबिट उस समय थी, तो उसी चीज को मैं कैरी फॉरवर्ड करना शुरू किया। कुछ और चीजें लिखी हैं, बट उसमें से जो बेसिकली उस टाइम की जरूरत थी और आज के टाइम की जो यूथ की बेसिकली जरूरत है, उसको पहले मैंने प्रायोरिटी दी और उस पर ये कुछ टॉपिक्स लेके फिर लिखना शुरू किया मैंने। तो बेसिकली ये लिखने की हैबिट और बुक पढ़ने की हैबिट मेरी शुरू से रही है, और उसी ने आज ये हेल्प की है कि मतलब मैं ये किताब लिख पाऊँ और आगे भी कुछ प्लान कर पाऊँ। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े ब्रेक के बाद भी आप वापस से शुरू कर पाए और आपने फिर लिख डाली किताब, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई फिर से। हाँ जी। तो और सर, आपकी जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपकी बुक के चैप्टर्स के जो टाइटल्स हैं वो बहुत ही अतरंगी से हैं और बहुत ही अटेंशन खींचते हैं। जैसे रिश्क से इश्क तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसके अलावा है अनचाही से मनचाही, तो बहुत ही कंट्रास्टिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं और क्वर्की हैं बहुत ज़्यादा अपने आप में अनोखे से। तो और वैसे जब हम लिखते हैं कविताएं या कहानियां, तो उनका टाइटल डिसाइड करना सबसे मुश्किल काम होता है मेरे हिसाब से। तो आप इन अच्छे ऐसे मजेदार टाइटल्स कैसे कंसीव कर पाते हैं, कैसे सोच पाते हैं? अनचाही से मनचाही मैडम, इसको डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा एक्चुअली मेरे को, क्योंकि अब इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा इजी हो जाता है, हिंदी में वर्ड्स को सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको पर्टिकुलर अनचाही से मनचाही ये वर्ड सेलेक्ट करने में मेरे को 3-4 दिन लगे, तब जाके मैं इस पर फोकस कर पाया कि हाँ इसका यही टाइटल होना चाहिए। और इसके पीछे रीजन था कि जब हम जन्म लेते हैं, स्टार्टिंग की अगर अपनी जर्नी देखें, तो आज से जो 30 साल पहले मैंने जो भी सीखा होगा उसकी आज कोई भी कुछ भी वैल्यू नहीं है। 30 साल पहले हमारे पास ना ये इस टाइप का लैपटॉप होता था, ना मोबाइल फोन्स होते थे, ठीक है, और उसके इन सब चीजों के बिना वो लाइफ थी। और उस समय एक जगह से मैसेज दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास इनलैंड लेटर यूज करते थे, पोस्ट कार्ड्स यूज करते थे। आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज मैं इनलैंड लेटर पोस्ट करूं या किसी को लिखूं, तो वो मुझे सबसे बड़ा बेवकूफ कहेगा, जबकि हमारे पास व्हाट्सएप है, माइंड में मैसेज आया और हाथों हाथ पहुंच गया वहां पे। आज उस इनलैंड लेटर या पोस्ट कार्ड की जरूरत नहीं है। तो 30 साल पहले जो हमने सीखा था उसकी आज कोई वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब एक प्रोसेस से, अगर हमें नई चीज अपनानी है तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसमें मैंने एक ल्यूर साइकिल की बात करी है इस अनचाही से मनचाही में, कि LURE, उसको वो ये इंग्लिश का वर्ड है जिसमें L स्टैंड्स फॉर लर्निंग, U फॉर अनलर्न, R फॉर रीलर्न एंड E फॉर अर्न। यहाँ पे अर्न से पैसों का कोई लेना देना नहीं है, अर्न से मतलब है ग्रोथ को अर्न करना। अब इस साइकिल को समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल से मैंने बुक में दी है, बट स्टिल थोड़ा सा इंसाइट मैं दे देता हूँ इसमें। जो हमने 30 साल पहले जो चीजें यूज करी थी या लर्न की थी, अगर उसी को आज हम लेके चले, तो आज की जो सोसाइटी है, आज का जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं, उसको हम ना यूज कर पाएंगे, ना हम अपनी सोच को आगे बढ़ा पाएंगे।
और इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास एक बाल्टी है, बकेट है, उसमें पानी भरना है, तो नया पानी भरने के लिए पुराना पानी जो उसमें होगा उसको खाली करना पड़ेगा। अगर उस बकेट को खाली नहीं करेंगे तो अगर ऊपर से और पानी डालेंगे तो वो सारा का पानी बाहर बह जाएगा। तो अगर उसलिए उस बाल्टी को पहले खाली करें, उसके बाद उसमें पानी भरें, नया पानी भरेंगे तो उसमें स्टोर होगा। ठीक है, वैसे ही हमारा लर्न, अनलर्न, रीलर्न और अर्न का साइकिल है। पहले जो हमने लर्न किया, नई चीज सीखने के लिए उस चीज को हमें अनलर्न करना पड़ेगा, उसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इनलाइन लेटर मेरे दिमाग से नहीं जाएगा तो मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्सएप यूज करने के लिए मुझे इनलैंड और पोस्ट कार्ड का जो लर्निंग है वो मुझे इरेज करना पड़ेगा मेरे माइंडसेट से। उसको इरेज किया हमने, अनलर्न किया, तब मेरे अंदर एक नई नॉलेज रीलर्न करना पड़ेगा। अनलर्न कर लिया, पहले लर्न हुआ, फिर वापस उस चीज को अनलर्न किया हमने, फिर वापस रीलर्न करना पड़ेगा कि हमें व्हाट्सएप यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है, वो हमारे लिए नई नॉलेज है। वो जब रीलर्न हो गया तब उस व्हाट्सएप को हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए भी, लोगों से रिलेशंस रखने के लिए भी। तो दैट इज ग्रोथ। तो हमें एक्चुअल में ई से जो अर्न करना वो ग्रोथ अर्न करती है। दैट इज लर्न, अनलर्न, रीलर्न एंड अर्न, दैट इज ग्रोथ। और हमें ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ तभी हम अटेन कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे जब इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर इस ल्यूर साइकिल को हमने नहीं फॉलो किया तो हम ग्रोथ जो चाहते हैं लाइफ में वो ग्रोथ हमें नहीं मिल पाएगी। उसलिए अनचाही मतलब जो पहले की जो लर्निंग थी वो हमारी अनचाही है, उसको अब हमें नहीं चाहिए। मनचाही मतलब जो अब हमें आज के डेट में जो चाहिए वो हमारी मनचाही है। अगर वो हमें मनचाही चीज चाहिए तो हमें अनचाही चीज को इरेज करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हमने रिलेट किया है। बहुत ही खूबसूरती से और डिटेल में समझाया है आपने सर। शायद इतना किताब को पढ़ के में भी आपकी जो शिक्षक वाली एबिलिटी है वो झलक रही है आप जब समझा रहे हैं। तो इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक इंसान का या स्पेशली एक ऑथर का कल्चरल बैकग्राउंड और सोशल उसके जो भी रिलेशंस होते हैं या पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो उसकी लेखनी में रिफ्लेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो उन्हीं के जरिए एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे सोसाइटल जो कॉन्स्ट्रक्ट है हमने जो शुरू से विटनेस किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी मतलब आपकी ज़िंदगी के आपके कल्चरल बैकग्राउंड के कौन से हिस्सों ने आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया? पहले थोड़ा देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जो बेसिकली सोसाइटी है, चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, उनको जरूर कुछ ना कुछ कहना है, सबसे पहली बात। दूसरा, एक जो हम लोग बहुत ही क्लोज्ड माइंडसेट में बेसिकली, और स्पेशली हम जब सर्विस क्लास की बात करते हैं और मिडिल क्लास की बात करते हैं तो वहां पे एक डायलॉग बहुत फेमस है कि जितनी चादर उतना उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ये बहुत ही मतलब उतना डायलॉग और हर जगह मिलेगा आपको, और लगभग हर पर आप जब नया काम करने जाएंगे, कुछ नया खर्च करने जाएंगे तो आपको ये डायलॉग जरूर सुनने को मिलेगा आपके पास कि तुम्हारे पास जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। जबकि मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। आपने अगर अपनी चादर, जितनी चादर है उसी में समेट कर रह गए तो आप लाइफ को जी नहीं पाएंगे, आपके अंदर डर होगा, ठीक, उसमें सिमट के आपको जीना पड़ेगा। लेकिन आप रियल में लाइफ को जीना चाहते हैं और नया कुछ करना चाहते हैं, और मेरा ये मानना है कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है तो आपको कुछ बड़ा करने के लिए दी है, छोटा काम करना ही नहीं है। छोटा काम करने के लिए भगवान ने आपको ये लाइफ दी ही नहीं है। तो आपको अगर बड़ा काम करना है तो आपको उस चादर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब चादर से तो बाहर निकलेंगे, पाँव बाहर आएंगे, नेचुरल सी बात है। तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप चादर को बड़ी कर लें। आप उस चादर में एक और चादर जोड़ दें, चादर बड़ी हो जाएगी, और फिर बिल्कुल फैल कर सोइए। आपको सिकुड़ के सोने की जरूरत नहीं है। मैं तो मेरे बच्चों को भी ये कहता हूँ, आपको अपनी चादर में पाँव सिकुड़ के नहीं सोना है, आपको बिल्कुल फैल के सोना है। और अगर 2 चादर भी कम पड़ रही है तो 2 चादर और जोड़ लो। यहाँ पे चादर जोड़ने से मतलब ही नहीं कि आप जाके सिलाई करना शुरू कर दें। या चादर बड़ी करने का मतलब है आपकी अपनी सोच को बड़ी करिए।
जब तक आप अपनी सोच को बड़ी नहीं करेंगे तब तक आपसे बड़ा काम होगा नहीं तो उसी माइंडसेट में रह जाएंगे कि एक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, उन्होंने उसमें चूहे दौड़ की बहुत अच्छी बात की है। तो उस रैट रेस में फंस के रह जाएंगे। जो पैदा हुआ बच्चा, पढ़ाई लिखाई की, जॉब किया और भगवान के पास चला गया, जो केपीएमजी मैं कहता हूँ। तो इसलिए इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर इतना काम करता है और इतने आजकल सुसाइड और वो सब बच्चों पे का केसेस सुनने को आते हैं, वो सिर्फ इसी सोसाइटी के प्रेशर के वजह से आते हैं। हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते और बच्चों का माइंडसेट चेंज होने नहीं देते। और जब बच्चे माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते हैं और वो स्टेज पे आते हैं तो वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। तो हमें ये बच्चों को एक फ्रीडम देनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट करने की, जो हम फ्रीडम नहीं दे पाते, एज अ पेरेंट नहीं दे पाते। ये सच्चाई है आज की। आज भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर 90% बच्चों के नहीं आते। बोला 90% इज नॉट द क्राइटेरिया कि आदमी सक्सेसफुल हो। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल जो है फेलियर्स हैं, और 90% वाले मार्क्स जो लेके आ रहे हैं बच्चे, वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो हमें 90% के पीछे भागने के बजाय हमें उनका माइंडसेट पे काम करना है, उनके सोचने का दायरा बढ़ाना है और उनको एक्सपेरिमेंट करने की छूट देनी है। इसी से हमारी चादर बड़ी होगी, हमारी सोच बड़ी होगी, और यही माइंडसेट हमारी सोसाइटी को चेंज करना है। अगर हम रियली अपनी सोसाइटी को आगे लेके जाना चाहते हैं और कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और बच्चों की लाइफ अच्छी करनी चाहते हैं, और बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे बच्चों पे। और इसलिए सोसाइटी एज अ सोसाइटी मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एज अ पेरेंट सबसे पहले वो एक स्टेप लें अपने बच्चों को फ्रीडम देने की और एक्सपेरिमेंट करने की। जब हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे तभी अपने सोसाइटी को भी चेंज कर पाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप जैसा कोई इंसान शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और बच्चों के बीच बच्चों को पढ़ा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शिक्षा को लेकर या बच्चों को लेकर इतना सेंसिटिव अप्रोच रखते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हमें चादर के बाहर पैर फैलाने चाहिए, हमें अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए। तो मेरा अगला सवाल ये है कि कई बारी फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं, जो आपके सामने सच में, जैसे कि आपकी किताब बोलती है सीमाओं के पार जाना, तो कुछ बंधन होते हैं, कुछ लिमिटेशंस हमें दिख रही होती है फिजिकल, जिनके पार हम नहीं सोच पाते। हमें लगता है कि इसको पार करना तो पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए किसी की गरीबी है, मान लीजिए किसी के फैमिलियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम उन चीज़ों को धीरे-धीरे करके ही सही कैसे अप्रोच करें कि उससे थोड़ा पार हो सके? फिज़िकल बैरियर को कैसे टैकल कर सकें? अगर हमें उससे डर लग रहा है, हम उसे तो उसके पार सोच ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने एक कोई लक्ष्य बनाया है और वो वहाँ पे फ़ेल हो रहा है, पर उसे अब कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो उसे क्या करना चाहिए? शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मैं बस ये जानना। अब देखिए, अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं, जी। मेरे फादर एक सर्विस क्लास बैकग्राउंड से हैं, ठीक, और मेरे फादर जो है 2000 में रिटायर हो गए थे। उस समय उतनी सैलरी भी नहीं हुआ करती। उस समय मुझे याद है 500 रुपए में हमारा पूरा महीने, मतलब एज ए हॉस्टल में रहते थे हम, तो 500 रुपए में पूरा महीना अच्छे से खा पी के निकल जाता था। आज 500 की वैल्यू क्या है आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे पास भी है कि फाइनेंशियल बैरियर, बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैरियर थी कि पैसा कहाँ से आए, ठीक। और पैसा मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर पैसे का मैं सिर्फ सोचता तो फिर मुझे आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। देन व्हाट आई डिसाइडेड कि ठीक है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, शुरुआत फिर अभी थोड़ा करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। देन आई रियलाइज कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। देन आई, अब जॉब से जो पैसे आते थे मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। ये नो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है। जिसके पास उस समय की बात करूं, जिसके पास पैसा होगा वो डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए वो बैरियर नहीं है। लेकिन
जिसके पास बैरियर है उसको अपने सिचुएशन और अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है वो आज स्टेप नहीं ले पाए, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स तो प्लान कर सकता है। हमें सोच ये रखनी कि आज तो लाइफ हमारी वैसे नहीं है, क्या सेम लाइफ हमें 10 साल बाद या 20 साल बाद भी चाहिए क्या? अगर सेम लाइफ नहीं चाहिए 10 साल बाद, तो फिर हमें उसके लिए आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वी हैव टू स्टार्ट स्लो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पैसे जॉब से पैसे कमा आने शुरू हो गए, उसको आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे जिसमें मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि मेरा अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अब 10 साल लगने हैं। अगर मैं कोई भी अपना वेंचर स्टार्ट करूंगा तो मुझे 10 इयर्स का टाइम चाहिए, तभी उतना पैसा इकट्ठा हो पाएगा और मैं काम कर पाऊंगा, कुछ मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊंगा। और मेरे को खुशी है कि आज मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। तो 10 साल में मेरे पास लमसम काफी इकट्ठा हो गया था। वो पूरा नहीं हो पाया था, बट स्टिल काफी मेरे पास इकट्ठा हो गया था। बट स्टिल पैसों की जरूरत थी, वो भी एक बैरियर। अगेन 10 साल के बाद भी मेरे पास वो फाइनेंशियल बैरियर थी, तो वहां पर भी मैं रुक सकता था, लेकिन मैं रुका नहीं। देन आई प्लान कि अब अगर रुका तो अब लेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब किसी से पैसे लेंगे ही, तो किसी से जाके मैं 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मांगूंगा तो ही विल डेफिनेटली मना ही करेगा। देन इसी में सोचते सोचते फिर दिमाग में ये आया कि आप 1 लाख नहीं मांगकर 25,000 या 10,000 20,000 मांग सकते हैं, और वो कोई भी इजिली दे सकता है। तब फिर मेरे को जितना रिक्वायरमेंट था एक्स्ट्रा मनी का, वो फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स और जो भी जानने वाले थे सबसे मैंने 25,000 सबसे लिए। 25,000 इज इजी टू मैनेज, लेकिन उस 25 की जगह मैंने 1 लाख या 2 लाख रुपए मांगे होते तो किसी ने भी नहीं दिए होते। तो मैंने 25,000 सभी से लिए, अब सभी ने दे दिए मेरे को, और विद द प्रॉमिस कि मतलब विद इन 1 ईयर आई विल रिटर्न इट। ठीक, तो इस तरह से करके आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप मेरे पास पैसे नहीं थे, वो मेरा एक फिजिकल बैरियर था, लेकिन मेरा मेंटल बैरियर नहीं था। आपका मेंटल बैरियर नहीं होना चाहिए, सबसे पहले बात। फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, दैट कैन बी मैनेज, उसको आप मैनेज कर सकते हैं और करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। तो आपका मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस वैसी होनी चाहिए कि मुझे करना है। अब करना कैसे है, दैट यू हैव टू प्लान। तो मैंने इस तरह से अपने फाइनेंसेस को प्लान की, एंड देन आई स्टार्टेड विद द स्कूल। भगवान की दया से ठीक चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, तो इट्स ऑल राइट। बट आई डिड नॉट स्टक देयर, वहां पे रुका नहीं मैं, बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर बहुत सारे होंगे, आप वेंचर स्टार्ट करते हो उसके बाद और सारे बैरियर्स आएंगे, और सारी प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपने सोची नहीं थी। तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, देन मुझे लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता, और यही एटीट्यूड आपको आगे लेके जाएगा। तो फिजिकल बैरियर्स को आपको मैनेज करना है, मेंटल बैरियर्स नहीं होने चाहिए, और मेंटल बैरियर है तो उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। और अपने आसपास ऐसे दोस्तों को रखना है जो आपकी हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होने दें। माइंड लाइक माइंडेड पीपल आपके आसपास होने जरूरी है, और पॉजिटिव पीपल होने जरूरी है। तो उन लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिव है, भले वो हमारे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने उदाहरण से ही बता दिया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, इच्छा शक्ति का होना कितना ज़रूरी है। उसके अलावा फिर हमारे पास एक मजबूत रणनीति भी होनी चाहिए, और साथ ही में एक सॉल्यूशन फोकस माइंडसेट भी, इन केस समथिंग गोज रॉन्ग इन द वे, ताकि हम उस चीज़ों को ठीक करने में विश्वास करें, ना कि पीछे हटने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। अब इसके अलावा ये जानना चाहूँगी कि ऑथरशिप को आगे ले जाने का आपका कोई प्लान है? आगे कोई किताब आने वाली है या आप सोच रहे हैं, कोई आइडिया? बिल्कुल मैडम, आने वाली है, और उसमें मैं काम भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब क्योंकि अभी बिल्कुल मेरा खुद का व्यूज रहते हैं, तो और थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट डेफिनेटली इट विल कम। उसमें काफी कुछ स्टार्ट कर दिया, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक और नई किताब और नई सोच आएंगी। बहुत बढ़िया, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी अगली किताब का।
अब उसके अलावा ये जानना चाहूंगी, अगर जैसे बहुत सारे लोग इस लाइव को देख रहे हैं और आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं आपकी इस उपलब्धि के लिए, आपकी किताब के लिए, तो उनमें से बहुत सारे अगर आपकी किताब को खरीदना चाहें तो इस लाइव में जो लोग मौजूद हैं, क्या उनको कोई डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे? बिल्कुल मैडम, अमेजन पे बुक लाइव भी है और कुछ डिस्काउंट 14% का डिस्काउंट भी है, तो वहाँ से आप ले भी सकते हैं, और किंडल भी है तो वहाँ से आप ले सकते हैं डिस्काउंट। Awesome. तो दर्शकों को बताना चाहूंगी कि चैट बॉक्स में आप देख रहे होंगे अमेजोन लिंक अवेलेबल है किताब को खरीदने के लिए, तो आप वहां जा करके डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। और प्लीज़ इनकी किताब खरीद कर अपने लिए एक हेल्पफुल किताब अपने घर ले जाइए, और बहुत ही काम की किताब है, अच्छी बातें कही हैं और अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अनमोल लेसन्स हैं इनके, जो इन्होंने आप तक आपसे साझा करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा सर, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि किताब को पढ़ेंगे और उसके बाद शायद उनके मन में कुछ ख्याल आए जो आपसे वो साझा करना चाहें, या कुछ सवाल भी आ सकते हैं, तो आप अपना कोई कांटेक्ट करने का ज़रिया देना चाहेंगे जिससे वो आपसे बात कर सकें? मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप व्हाट्सएप करें। इन द मीन टाइम अगर कॉन्टेक्ट और कनेक्ट हो पाएंगे तो फिर वी कैन टॉक ऑल्सो, तो थ्रू व्हाट्सएप वी कैन कनेक्ट। बिल्कुल, कोई तो दिक्कत दर्शकों को बता दूं, स्क्रीन पे अभी मोबाइल नंबर जो फ्लैश हो रहा है, ये राजेश सर का व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ज़रिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किताब के बारे में कोई भी सवाल या कोई भी आपके ख्याल साझा कर सकते हैं। और अब हम अपने लाइव के इस सेशन के एंड को पहुंच रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी सर कि आप आखिरी में कुछ बिफोर वी पार्ट ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे इन जनरल, या किताब से रिलेटेड, या आपके कोई भी विचार जो आप साझा करना चाहें? मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है जीने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। तो भगवान ने ज़िंदगी दी है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा करिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और काफ़ी यूज़फुल इनसाइट्स आपने शेयर किए हैं। और मैं कह सकती हूँ कि दर्शकों को आज घर ले जाने के लिए बहुत सारे अच्छे ख्याल और अच्छी मानसिकता मिली होगी आपके शब्दों के ज़रिए, और आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने शब्दों के ज़रिए एक्सप्रेस किया जो भी आपके विचार हैं और जो भी आइडियाज़ हैं जो आप करना चाहते थे और जो किताब में आपने लिखी है। और आशा है कि मैं आपसे फिर से रूबरू होंगी किसी और अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और थैंक यू मैडम, दर्शक, थैंक यू। जी थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। और हमसे जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, और आशा है आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया, बाय।